छोटे शेयर ऊंची छलांग। और हमारे साथ दर्शकों के सवालों के उत्तर देने के लिए मानस सर जुड़े हुए हैं। और पहला सवाल मिला है हमें मनोज कुमार जी का, कल्पतरू प्रोजेक्ट। सर, इन्होंने 1107 रुपए की बाइंग की हुई है, इसमें आपका व्यू जानना चाहते हैं, क्या करें? कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। जी सर, कल्पतरू पावर के नाम से होती थी पहले ये, अब जी जी। कल्पतरू प्रोजेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि 800 के आसपास एक बॉटम तो बना है, क्योंकि अगर आप देखें तो हायर बॉटम का कंफर्मेशन मिला है, अभी तक हायर टॉप का कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो अगर 1075 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो वो कंफर्मेशन होगा हायर टॉप का, और उसके बाद तो आपको 1250 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से जो रीसेंट लो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 884 के स्टॉप लॉस से स्टॉक पे बने रहने की कोशिश करनी है, और मेरा समझना है कि बिल्कुल पोटेंशियल है 1250 के लेवल्स को टेस्ट करने का स्टॉक। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं डेली लाइफ के नाम से, इनका आईडी है NBCC। सर, 104 की बाइंग है इनकी, क्या करें? तो देखिए बढ़िया स्टॉक है। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे आपको इन्वर्स नेचुरल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा, जिससे टारगेट 140 रुपए के आसपास के आते हैं। तो बने रहिए 94 के स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। नैन्सी जी, गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है सर, DB रियलिटी पर 190 रुपए के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहती हैं। देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी चार्ट्स तो अच्छे लगते हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म आने वाले 2 से 3 दिनों की पोजीशन आपने बनाई है तो 179 के स्टॉप लॉस से बनी रही है। सबसे पहले तो 197 को ही टारगेट करना है। लेकिन अगर 197 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 210 रुपए के आसपास का भी हो सकता है। विमल जैन सर, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, काफ़ी दिनों बाद आज आपकी गुड मॉर्निंग मिली है। उम्मीद है कि स्वास्थ्य ठीक होगा। आपका भी दिन मंगलमय रहे। थैंक यू सर। मनीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं नालको। सर, 163 में इन्होंने लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक कर लें क्या, पूछ रहे हैं। नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। केवल आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 169 के नीचे लगाना है। नेक्स्ट टारगेट 186 का हो सकता है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है। ठीक है। मानस सर, सुदिष्ट झा जी का सवाल है सुपर चैट पर। इन्होंने LIC के 1000 शेयर लिए हुए हैं, अच्छी पोजीशन है सर, 830 रुपये पर। अब ये पूछ रहे हैं कि मानस सर से ही पता करना है कि इसका टारगेट 1 साल का क्या रखें। देखिए 1 साल का टारगेट अगर सेट करना होगा तो देखिए सबसे पहले इंपॉइंट ये है कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आपको 860 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। तो 860 को टारगेट करके चलना है। अभी के लिए आप बने रहिए 800 रुपए, जहां पर 22 मूविंग एवरेज आता है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब अगर 860 के लेवल ब्रेक होंगे तो वो मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव होगा, और उस केस में आपको 1000 रुपए या 1025 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। महबूब खान सिटी केबल के नाम से एक आईडी बनी हुई है। जियो फाइनेंस सर, 250 के 300 शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? बिल्कुल होल्ड करिए। 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 280 रुपए के टारगेट होंगे सबसे पहले, लेकिन अगर 280 का लेवल ब्रेक हुआ तो 310 तक के लेवल्स भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप वीकली और मंथली चार्ट पे देखेंगे तो रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं चार्ट पे। ठीक है। वारी एनर्जी का सर पूछ रहे हैं कार्तिक जी, क्या करें इसमें? वारी एनर्जी, ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी स्टॉक करेक्ट हुआ था। 3100 का हाई बना, स्टॉक करेक्ट हुआ, 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ग्राउंडिंग बॉटम बना चार्ट्स पे, और अब नेक्स्ट मूव देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से कम 3100 रुपए के स्टॉप के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं, और 2550 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3100 रुपए का इस तरह अगर ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3350 रुपए के आसपास का हो सकता है। ठीक है। जितेंद्र दत्ता जी पूछें, PG इलेक्ट्रो प्लस इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी गिरा हुआ क्यों है? इस पर सर, मानस सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। मैं इतनी देर इसके रिजल्ट्स देख लेता हूँ। ये 818 के आसपास ट्रेड हो रहा जी है। सर, बिल्कुल। जी। तो देखिए ये स्टॉक में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो अभी कुछ हफ्तों पहले 950 एक बड़ा हर्डल था, स्टॉक उसको क्रॉस नहीं कर पाया। फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया, फिर से 3-4 दिन पहले एक पुल बैक देखने को मिला, तो इस बार ही 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं निकल पाया। तो ये दर्शाता है कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर स्टॉक में डेफिनेटली है। पहला काम करना है 774 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। खरीदारी आपको करनी है केवल और केवल 900 रुपए के ऊपर। जब तक 900 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहे, स्टॉक को में लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं इसके रिजल्ट्स खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट्स बाकी वेबसाइट्स पर तो ठीक दिख रहे हैं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अदर इनकम, एग्जैक्टली द कल्प्रिट इज़ हेयर। सर, होता क्या है ना, जिन्होंने सवाल पूछा है,
इनका नाम है जितेन जी। जितेन जी, होता क्या है कि जब अर्निंग आती है ना तो हम केवल रेवेन्यू देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कई बार गड़बड़ होती हैं। इस कंपनी में क्या हुआ है कि अमूमन जो अदर इनकम आती थी, इसकी 10 करोड़ आती थी, वो इस बार 25 करोड़ आई है, यानी कि 15 करोड़ एक्स्ट्रा आई है। तो 15 करोड़ एक्स्ट्रा आने की वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो जो कि एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में हम अदर इनकम को अगर ज़्यादा आ जाती है तो उसको एज एन रेगुलर इनकम नहीं मानते हैं, तो इसीलिए इस कंपनी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है इस शेयर पर। अगर हम देखें लेकिन कंसोलिडेटेड में ये प्रॉब्लम नहीं है। कंसोलिडेटेड में अदर इनकम बढ़ी है, वहाँ पर करीब 4 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ आई है, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा जंप हुआ है। और इसमें देखना पड़ेगा सर कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का, लेकिन स्टैंड लोन रिजल्ट्स जो होते हैं कंपनी के, उसमें तो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें और डीप इंसाइट रखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम रही है, कि ये काउंटर क्यों नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी तरह का मिला है। पीपीएल फार्मा के रिजल्ट्स आए हैं सर, फिर भी इतना क्यों गिर गया है, प्लीज़ रिप्लाई। मानस सर, पहले तो इसमें बता दीजिए कि इसमें क्या लेवल्स हैं जहाँ पर कि दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके भी देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है इस काउंटर पर। तो देखिए यहाँ पर कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, हालांकि कंसोलिडेशन है, गिरावट शायद बहुत ज्यादा देखने को ना मिले। 190 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो शायद 190 रुपए के नीचे ना जाए, लेकिन तभी भी आपको खरीदारी अभी नहीं करनी है। अगर ब्रेकआउट 240 रुपए के ऊपर देखने को मिले तभी स्ट्रेंथ आएगी स्टॉक में, तो 240 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करेंगे और फिर आप 210 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे और 280 या 290 के टारगेट सेट करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर 280 290 के टारगेट्स रखेंगे। पीपीएल फार्मा के भी रिजल्ट्स तो सर सीरियसली ठीक ही दिख रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें 2552 करोड़ से बढ़कर 2754 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया, और प्रॉफिट जो आया है 101 करोड़ से बढ़कर 154 करोड़ वाई ओ वाई, और क्यू ऑन क्यू तो 4 करोड़ से बढ़कर 154 करोड़। तो रिजल्ट्स तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो, उस पर खड़े नहीं उतरे हो, या मैनेजमेंट ने कमेंट्री में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कि उतना ठीक नहीं हो। आगे बढ़ते हैं सर सवाल लेते हुए। अगला सवाल हमें मिला है कोल इंडिया 419 के लिए है, मितिका स्वरूप जी ने। क्या करें सर? तो देखिए कोल इंडिया में बने रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 100 डे मूविंग एवरेज को तो रिगेन किया है, डेली चार्ट पे हायर टॉप स्टार बटन का कंफर्मेशन है। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज 407 के आसपास आता है और उसी जगह पर 50 वीक मूविंग एवरेज भी आता है, तो एक बार वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। एक बार 410 के ऊपर निकल गया तो फिर आपको 440 या 450 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए मेरे ख्याल से बने रहिए, स्टॉप लॉस 390 रुपए के नीचे लगाइए। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर नालको में तो हमारी बात हो गई है सर। अपोलो पर, अपोलो टायर आई बिलीव होगा, भज इश के नाम से इनका आईडी बना हुआ है सर। अपोलो टायर में आपका व्यू? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपोलो टायर्स अच्छा लगता है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय है तो आई थिंक अपोलो टायर्स पे बने रहना चाहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी भी करनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस है वो आई थिंक 419 के आपको लगा के रखने, 419 रुपए के नीचे। मीडियम टर्म का आउटलुक रखिए और टारगेट आप 575 या 580 रुपए के सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, जिन हमारे दर्शक ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास पर व्यू जाना था, वो भी उनके लिए मैं बता दूं, निर्मल बांग की भी एक रिपोर्ट आई है आफ्टर रिजल्ट्स, जिसमें उन्होंने 960 रुपये के टारगेट दिए। उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करें, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो ठीक है, इसीलिए ब्रोकरेज हाउस ज़्यादा इस पर बुलिश नहीं हो रहे, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा ये काउंटर महंगा हो गया सर। अगर इसकी ईपीएस देखें तो FY25 की ईपीएस 11 रुपये ही थी और शेयर करीब 850-900 है, तो आप समझ सकते हैं कि पी मल्टीपल कितना हो गया। पी मल्टीपल करीब 79-80 का हो गया, इसीलिए इससे थोड़ा सा ब्रोकर्स दूरी बना रहे हैं और इसीलिए ये काउंटर उतना तेज़ी नहीं दिखा पाया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बीएससी पर सर, क्या लेवल सजेस्ट करें? गीतू बुलानी जी पूछ रही हैं। तो देखिए बीएससी में बढ़िया रैली ऑलरेडी हो चुकी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा करेक्शन देखने को मिल जाए, 6,900 या 6,800 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय है, अगर आप 6 से 8 महीने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बने ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरा समझना ये है कि स्टॉक 8,100 या 8,200 के लेवल्स को आने वाले 6 से 8 महीने में टेस्ट कर सकता है और गिरावट मिले तो खरीदारी भी किया सकती है। लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस केवल 6200 का ही लगाना, उसके ऊपर अभी तक का कोई लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो स्टॉप लॉस तो अभी 6200 का ही रहेगा। ठीक है,
मोहम्मद कैफ जी के नाम से आईडी बना हुआ है सर, जेपी पावर। इस काउंटर पर आज बड़े दिनों बाद क्वेरी आई है, इसमें क्या करें सर? जेपी पावर, ओके। तो देखिए कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, केवल इतना लगता है कि 12 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्ट्रेंथ आपको केवल 17 रुपए 50 पैसे के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ पे कोई रैली बनेगी, अदरवाइज अगर आप बने ही रहना चाहते हैं तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। मानस सर, एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट होती है इन सभी हाइड्रो पावर कंपनीज़ के लिए, वो यही होती है कि जनवरी के बाद जब फरवरी मार्च होता है, तब से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ये जनरली पहाड़ों पर ही बने होते हैं, और वहाँ पर जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का फ्लो तेज़ हो जाता है। फरवरी मार्च उतना अच्छा क्वार्टर नहीं रहता, मतलब अच्छा रहता है लेकिन उतना अच्छा नहीं रहता रिलेटिवली। लेकिन अप्रैल जून क्वार्टर में जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाती है, पानी का फ्लो काफ़ी तेज होता है, तो उस समय पर हाइड्रो पावर की जनरेशन काफ़ी अच्छी आती है, और उसी समय पर भारत में पीक डिमांड भी आती है। डिमांड भी अच्छी होती है, सप्लाई भी अच्छी होती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता है जून क्वार्टर। तो अगर हम ये मान के चले कि ये जून क्वार्टर भी नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, मतलब जो जनरली हाइड्रो पावर कंपनीज का रहता है, तो आपको क्या लगता है जेपी पावर या एनएचपीसी या एसजेवीएन जैसी कंपनी, कोई लगता है चार्ट सजेस्ट कर देंगे आपकी जो कि ठीक लगता हो आपको? तो देखिए जेपी पावर को तो मैं नहीं समझता कि निवेश करके चलना चाहिए, लेकिन एनएचपीसी एक ऐसा स्टॉक है जो जहां पर एक बॉटम ऑलरेडी 70 रुपए के आसपास बन गया है। अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है ब्रेकआउट के लिए। अगर 90 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 110 रुपए तक की रैली आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर आप बेट ले सकते हैं। 74 रुपीज के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, जैसे जहां आप 110 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। एसजेवीएन की आपने बात की, देखिए यहाँ पर थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर ये 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, 50 वीक और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 104 रुपए है, तब तो यहाँ पर बढ़िया रैली देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर 104 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 94 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और फिर टारगेट आप 130 से 135 के भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। दीपक सिंह जी का सवाल है सर, पावर ग्रिड के 1000 शेयर है 319 रुपए के, क्या करें इसमें? तो देखिए पावर ग्रिड में फिलहाल के लिए तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। एक आखिरी होप है 290 रुपए के आसपास, अगर 290 के नीचे गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उसके इसमें 275 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 289 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। केपीआईटी को किस लेवल पर बाय कर सकते हैं सर? नरेश जी पूछ रहे हैं 2 से 3 महीने के लिए। तो देखिए केपीआईटी में अगर 2 से 3 मंथ का व्यू है तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होते हैं, जहां पर स्टॉक स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसी जगह पर 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो मेरे ख्याल से 1625 या 1650 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं, पोजीशन ट्रेड ले रहे हैं 30 से 6 महीने के लिए, तो 1274 का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है। अगला सवाल है हर्षित चौहान जी का, बोल रहे हैं कि मानस सर की एक्सपर्टीज़ को नमस्कार सर। चंबल फर्टिलाइज़र, इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहता हूँ, प्लीज़ लेवल बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे चंबल फर्टिलाइज़र और सर एक्साइड या एमरॉन, एमरॉन आई मीन अमरा राजा बैटरी वाला जो शेयर था, इन तीनों में से पूछ रहे हैं कि किस में फ्रेश एंट्री करें। थैंक यू हर्षित जी। तो देखिए चंबल फर्टिलाइजर में तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे नहीं एंट्री करनी है। अगर आपके पास थोड़ा समय है, अगर आप 3 से 6 महीने का समय लेके चले तो थोड़ी गिरावट और हो जा रही थी। शायद 600 620 एक बढ़िया लेवल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और फिर आप 535 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 6 महीने के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बैटरी स्टॉक्स की जहां तक आपने बात की, देखिए नजर रखनी है आपको। एक्साइड मेरी मैं भी इसको रडार पे रखा हुआ हूँ, क्योंकि एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है लोअर लेवल पे। अब अगर ये 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर एक बड़े मूव के लिए प्ले किया जा सकता है। अगर 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और फिर टारगेट आप 500 या 525 रुपए की सेट करेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है आधार फाइनेंस पर, अनीता गर्ग जी का, 410 रुपए के लिए हुए हैं सर, इसमें क्या टारगेट रखें ये? आधार फाइनेंस 450 रुपए पे हो रहा है। हाँ, इन्होंने लिया हुआ है सर 410 रुपए का। अच्छा, ओके। आई थिंक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा रेंज जो है 440 से लेकर 420, यहाँ पर 50 डे 100 डे और 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। शायद यहाँ पर गिरावट बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं। अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए 419 रुपए का, पोजीशन में बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद अगर 470 रुपए के ऊपर निकला तो फिर आपको 520 या 530 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे स्टॉक। ठीक है।
प्रबल अग्रवाल जी पूछे हैं सर, पहले तो गुड मॉर्निंग अग्रवाल जी। L&T फाइनेंस सर, इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। देखिए एक करेक्शन देखने को मिला था 190 से लेकर 132 तक। 132 के आसपास ही 200 वीक मूविंग एवरेज आता था। उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए और अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है पिछले हाई जो कि 190-92 की रेंज है उसको ब्रेक करने के लिए। एक बार वो रेंज ब्रेक होती है तो ध्यान रखिए कि वो रेंज ब्रेक होने का मतलब ये है कि 2017 के हाईज भी ब्रेक हो जाएंगे। तो उसके बाद तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो चांस तो अभी भी लिया जा सकता है। अगर आप एक पोजीशन बनाइए 6 महीने के लिए तो 149 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है स्टॉक। ठीक है। ITC होटल में भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? आईटीसी होटल्स में फ्रेश एंट्री के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो शॉर्ट टर्म का ही व्यू है। अगर 210 रुपए के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, हालांकि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 189 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। राहुल बजाज जी पूछे हैं सर, FSL यानी कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इसमें 350 रुपये का बाय इन्होंने किया हुआ है, कहाँ तक जा सकता है 3 महीने में? तो देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक ये इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट है और अगर आपके पास पोजीशन है तो आपके जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो 450 रुपए के सेट करने हैं। 6 महीने का टाइम फ्रेम रखिए और 320 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। लोधा पर व्यू बता दीजिए सर, लोधा डेवलपर, इसमें क्या करें? देखिए लोधा का जो मेन ट्रेंड अब ऐसा लग रहा है वो पॉजिटिव बन गया है क्योंकि स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिए हैं। बीच में स्टॉक करेक्ट भी हुआ था 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 3-4 दिन में हमने बढ़िया रिकवरी देखी है। अब अगर ये 1400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1525 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन बना के चलनी है स्टॉक में तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। अ, एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर BSC पर बार बार पूछ रहे हैं, सर गीतू मैम, ये BSC पर तो हो चुका है आपका सवाल। मनीष शाह जी का सवाल है, हिल्टन मेटल सर, इस पर फ्रेश एंट्री बनती है क्या? 70 रुपीज के आसपास प्राइस चल रहा है, राइट? जी मैं एक बार देख लेता हूँ सर। हिल्टन मेटल एंड फोर्जिंग के नाम से, बिल्कुल सर, 6% तो ऊपर भी आज। जी जी, तो देखिए काफी समय के बाद इसी हफ्ते स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक में इनमें रिवर्सल के साथ 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। शायद यहाँ पर रिकवरी बढ़ेगी, शायद 85 तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल लेके चल सकते हैं कि आपने अभी लॉन्ग पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस हमने 63 रुपीज का लगा लिया, 85 रुपीज के टारगेट सेट करके चलिए। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस 63 रुपीज का जरूर लगा लें। ठीक है। एयरटेल पर सर क्या व्यू रहेगा आपका? शाही जी पूछ रहे हैं। देखिए भारतीय एयरटेल में पिछले मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए, वापस उसके नीचे फिसला है। थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि वीकली चार्ट भी देखेंगे तो 3-4 हफ्ते से जो रैली थी वो थम गई है। 1900 रुपए के ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगाइए 1800 रुपए के नीचे। अगर 1800 के नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन से, क्योंकि उसके इसमें 1725 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। भावना शर्मा जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, बजाज हाउसिंग पर पूछ रही हैं सर, 118 पर लिया हुआ है, क्या करें? देखिए बजाज हाउसिंग में 118 पे लिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे कोई खास ट्रेंड नहीं है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। बट अगर आपने पोजीशन बना लिया और आप पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना है 119 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक स्टॉक 125 रुपए के ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिलेगी जिसमें शायद 130-132 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो केवल उस मूव के लिए खेलें, कोई लॉन्ग टर्म का पैटर्न कोई खास ऐसा दिख नहीं रहा है तो उस पर लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है। ठीक है। विशाल कौशल जी पूछ रहे हैं सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1435 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? तो देखिए 1435 रुपए के लिए है तो मेरे ख्याल से इसमें स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि कम से कम 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करें। 1420 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें और ऊपर की तरफ 1410 1420 पे नजर रखें। अगर 1420 माफ करिएगा 1610 1620, अगर 1620 के ऊपर निकलेगा तो वो अपना पिछला हाई भी ब्रेक करेगा और उस केस में आपको शायद 1850 या 1900 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा बनता है। 1420 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक। ठीक है। सुजलॉन में अभी क्या करें सर? कृपा शंकर जी पूछ रहे हैं, प्रॉफिट बुक करें या रिजल्ट तक रुक सकते हैं? अभी कैसा लग रहा है आपको?
देखिए अच्छा लग रहा है सुजलॉन, क्योंकि सुजलॉन में एक बॉटम बना है 50 रुपए के आसपास। स्टॉक बिल्कुल तैयार है अब एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 61-62 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगेगा, तो फिर तो नेक्स्ट रैली में 70 रुपए तक के भाव दिखा देगा। तो यहाँ पर बने रहिए, 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं जी एंटरटेनमेंट पर। सर जी एंटरटेनमेंट को एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? और देखिए पैटर्न तो अच्छा लग रहा है कि काफी समय के बाद, मैंने भी काफी दिनों के बाद चार्ट देखा, हायर टॉप्स हायर बॉटम बने हैं, 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो टेक्निकली तो आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 155 रुपए के आसपास का हो सकता है। तो आई थिंक करेक्शन पे खरीदारी करें और 110 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। जशनदीप जी पूछ रहे हैं सर, मद्रास फर्टिलाइजर 106, माफ कीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो देखिए डिस्क्लोजर है कि हीरो मोटोकॉर्प पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। पहला जो टारगेट है वो तो और 200 मूविंग एवरेज है, जो कि मेरे ख्याल से 42-75 के आसपास है। बट अगर आप अभी बेट ले रहे हैं तो मेरा समझना है कि 42-75 की जगह आपको टारगेट सेट करने हैं हीरो मोटोकॉर्प के 4525 के आसपास। वो टारगेट सेट करें, कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करें और आपके स्टॉप लॉस 4100 रुपए के नीचे लगाएं। ठीक है। मद्रास फर्टिलाइजर में क्या करें सर? रहमत जी पूछ रहे हैं, 106 में लिया हुआ है इन्होंने। तो होल्ड करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम के साथ एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। नेक्स्ट टारगेट 110 रुपए के आसपास का होना चाहिए। 110 का लेवल ब्रेक होगा तो 125 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी करिए और 84 के स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। काफ़ी सारे सवाल रिपीटेटिव हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से जिन्होंने पूछ लिए अपने सवाल, वो कृपया आप सवाल डालना बंद कर दें और दूसरे लोगों को भी सवाल पूछने दें, क्योंकि बार बार एक सवाल घूम रहा है सिस्टम में और उसकी वजह से नए सवाल नहीं ले पा रहा हूँ मैं। सर MSTC, मनीष गुप्ता जी का सवाल है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या इस काउंटर पर? नहीं, देखिए फ्रेश एंट्री के लिए तो कम से कम 600-620 की रेंज को ब्रेक हो जाने दें, तभी खरीदारी करें। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई खास ट्रेंड नहीं है। आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 490 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। जिंदल स्टेनलेस सर, इसमें 610 रुपए के 100 शेयर लिए हुए हैं सोमनाथ कुंडू जी ने। इनका सवाल है क्या करें इसमें? तो देखिए अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है तो पोजीशन को होल्ड करें। मेटल में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल होता है टेक्निकली। बट आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के चलना है 629 का। 629 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, लेकिन अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और 670 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 720 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। ITC होटल, सर इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? तो देखिए आईटीसी होटल मैंने थोड़ी देर पहले भी जी। आई थिंक व्यू दिया है। तो देखिए एंट्री अगर करना चाहें तो जैसा मैंने पहले बताया कि एक बार ये 210 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। बट अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 189 का स्टॉप लॉस है। ठीक है। गौतम कुमार जी पूछ रहे हैं सर, मनी 9 का रेगुलर व्यूअर हूं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। ग्रेन्यूल्स के साथ 478 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? तो बने रहिए, देखिए हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन मिला है तो नेक्स्ट टारगेट 550 का हो सकता है। 465 का आपको स्टॉप लॉस है। ठीक है। अगला सवाल है सुमित जी का, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर रेड्डी और DLF, इन पे टारगेट क्या रखें सर? देखिए डॉक्टर रेड्डी अगर 1240 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1360 के लेवल्स दिखा देगा, इसलिए 1175 के साथ डॉक्टर रेड्डी में बने रहना चाहिए। डीएलएफ में भी बने रहिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। हालांकि एक रेजिस्टेंस है 710 रुपए के आसपास, 710 का लेवल ब्रेक होगा तो ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा, फिर आपको 760 780 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए बने रहिए, स्टॉप लॉस 664 के नीचे लगा लेगा। ठीक है। संजय कुमार धीर जी पूछे हैं सर, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स करीब 39 रुपए के लिए हुए हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी सर? 31 रुपए चल रहा है। देखिए कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। 29 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 35-36 रुपए के आसपास निकल जाएंगे। तालना प्लेटफॉर्म सर, रवि प्रणामी जी का सवाल है, इन्होंने 486 पर बाइंग किया सर। अभी इसमें 2-3 दिन पहले ही खबर आई थी कि प्रमोटर्स ने शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से, उसके उस दिन तो नहीं चला लेकिन उसके अगले दिन शेयर में 12% का जंप देखने के लिए मिला। अभी क्या लग रहा है सर, ये काउंटर कहाँ तक जा सकता है? तो देखिए काफी समय के बाद पैटर्न पॉजिटिव हुआ है तो आई थिंक ये रैली चलेगी 650 के आसपास तक, तो स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। अगर 650 के ऊपर गया तो 725 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। बने रहिए, 490 का स्टॉप लॉस है।
ठीक है, टाटा पावर पर सर आपका व्यू, गौतम कुमार जी पूछ रहे हैं 396 के लिए हुए सर, कल रिजल्ट्स भी आए थे, काउंटर थोड़ा सुस्ती है, आपका व्यू क्या है टेक्निकली? टेक्निकली व्यू पॉजिटिव है, 384 के स्टॉप लॉस से बने रही है, 405 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो 420 का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं परसिस्टेंट यहाँ पर 5750 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें, इस पर क्या व्यू रहेगा सर? अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी अविनाश जी से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि इस पर एक खबर आई है कि इनके कुछ क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आज काउंटर थोड़ा टूट गया। सर क्या लग रहा है, कहाँ पर सपोर्ट है इस काउंटर का? तो देखिए, पिछले 2 दिनों की गिरावट को केवल एक करेक्शन की तरह देखें, ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 50 टू 90 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए, टाइम फ्रेम बड़ा रखें, तो शायद आपको 6300 या 6400 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है मानस सर, आखिरी सवाल, कोई आपकी कॉल जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? तो देखिए, पेट्रोनेट पे खरीदारी करने की राय रहेगी, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो 319 रुपए के स्टॉप लॉस से 335 रुपए की टारगेट आप सेट कर सकते हैं पेट्रोनेट में। और जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा एचडीएफसी एएमसी का। देखिए, यहाँ पर भी ध्यान रखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वी शेप रिकवरी के बाद अपने पिछले हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी, 4600 का स्टॉप लॉस लगा लें और 4900 की टारगेट सेट। ठीक है, मानस सर की तरफ से 2 कॉल और साथ ही कुछ दर्शकों के सवाल दिए गए हैं और जो उत्तर दिए गए हैं मानस सर की तरफ से। मानस सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कोटेक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान सर। श्रीकांत सर गुड मॉर्निंग, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग विवेक एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, वैसे देखा जाए तो थोड़े आफ्टरनून के शोज मेरे कम रहते हैं, बट यस, अगर आज मुझे मौका मिला है तो थोड़ी बातचीत सर लेकिन ये यंग कैसे होते जा रहे हैं दिन पे दिन? मतलब जब मैं लास्ट टाइम मिला था उस समय पर यंगर थे, अभी सर मतलब ये कौन सी स्टेज है सर, कौन सी दवाई खा रहे हैं कि आप यंग होते जा रहे हैं लगातार? मैं कहूँगा ये मार्केट की फटकार है सर, जो हमेशा हमें ताज़ा बना के रखती है। थोड़ा सा खुश होने जाते हैं तो बिठा देता है, थोड़ा सा दुखी होने जाते हैं तो वापस उठा लेता है। तो बस हम उसी उसी क्या बोलता हूँ मैं, चक्र में फंसे हुए हैं हम। बिल्कुल, चलिए बढ़िया है सर, अच्छा लगा सर। हमारे कुछ दर्शक भी हैं, लेकिन मैं एक जो उनकी क्वेरीज हैं मैं उनको इस तरीके से लेता हूं कि सेक्टोरल थोड़ा सा व्यू मिलता रहे हमें। जैसे एक हमारे दर्शक हैं वो हुंडई मोटर पर पूछें सर, हुंडई वर्सेस मारुति अगर मैं बात करूं और वर्सेस टाटा मोटर, अगर ये 3 ऑटो की बड़ी कंपनियां, क्योंकि इसमें हमने देखा टाटा मोटर्स के अपने अलग पॉजिटिव नेगेटिव्स थे, जिस समय पर टैरिफ लगा था उस समय पर बात ये हो रही थी कि टाटा मोटर्स टूट जाएगा, टूटा भी। उसके बाद जब टैरिफ रिवर्सल आया तो बड़ा अच्छा लगा, रिजल्ट्स आए तो थोड़ा और अच्छा लगा, लेकिन काउंटर ने पहले ही रिएक्ट कर चुका था। सेम केस मारुति के साथ हुआ, मारुति पे टैरिफ वाला इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मारुति ने एक रिजिलियंसी दिखाए रखी है कि हाँ ठीक है वो स्ट्रेंथ दिखाता रहता है। हुंडई आफ्टर आईपीओ काफ़ी सुस्त है, एक तो बेचारे की आईपीओ ही बड़े खराब टाइम पर आया था, जिस समय पर आईपीओ आया था उस समय मार्केट का सेंटीमेंट एक्सट्रीम नेगेटिव चल रहा था। अगर इन तीनों में से चुनना हो तो क्या चुने, और हुंडई पर आपका स्पेशल व्यू क्या रहेगा? तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर इन तीनों में से अगर किसी एक को चुनना है तो मैं करंट लेवल से कहूंगा कि टाटा मोटर्स को हम चुन सकते हैं। ओके। उसका रीजन ये है कि हमने इसमें एक बड़ी गिरावट देखी, और इस बड़ी गिरावट के बाद जो एक मैं कहूँगा कि जितने भी निगेटिव न्यूज़ फ्लो थे वो सब इसके अंदर डिस्काउंट अभी हो चुके हैं। इस बार के इसके क्वार्टरली नंबर्स उतने शानदार नहीं थे, बट मैं कहूँगा कि फिर भी एक्सपेक्टेशंस को बीट करने वाले थे। तो इसी वजह से ऐसे लग रहा है कि इन लेवल्स पे अगर आप एक कॉन्ट्रा खरीदारी का व्यू रखते हैं और इसे खरीदते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, तो मुझे लगता है ये फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो यूएस और यूरोप के बीच जो भी ट्रीटी हो गई, उसमें जो एक्सपेक्टेड थे कि शायद 25-30% के आसपास के टैरिफ लग सकते हैं ओवरऑल यूरोपियन यूनियंस पे, उसकी नाउ पॉसिबिलिटी है कि शायद वो रहेंगे 20 से 10% के बीच में होने चाहिए। तो वो एक पॉजिटिव मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स के लिए रहेगा। साथ ही साथ क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं तो कंपनी अपना कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी बनाती ही है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर
हमें एक स्पेसिफिकली किसी एक स्टॉक में अगर खरीदारी करनी है तो टाटा मोटर्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बाकी कंपनीज में भी हमने कुछ अपवर्ड एक्टिविटी देखी है, क्योंकि ये साल से अगर आप देखें तो जो जितनी जिसकी भी इनकम 12 लाख के नीचे की है उन सभी को टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, जीरो टैक्स है। तो उसका एक बेनिफिट डेफिनेटली मुझे लगता है ऑटो सेक्टर में जाएगा, क्योंकि हर एक मैं कहूँगा कि इंसान की एक एस्पिरेशन लेवल होती है, और सबसे पहले एस्पिरेशन लेवल में क्या होता है कि हमारे पास खुद की एक कार होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर को जा सकता है, या तो टू व्हीलर या तो फोर व्हीलर, वो टाइम बताएगा। लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर बिकॉज ऑफ दिस न्यूज फ्लो स्टेबल हो सकता है। मॉनसून भी अगर आप देखें तो वहां पे भी एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है, जिसका ऑलवेज बड़ा इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑटो सेक्टर को जाता है। तो अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर्स यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। सर की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, और मॉनसून पॉजिटिव ट्रिगर बताया, और टैरिफ का जो रिवर्सल हो रहा है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। सर, अगर ऑटो चलेगा तो क्या ऑटो बैटरीज वाली कंपनियां भी चलेंगी क्या, अमरा राजा, एक्साइड जैसी कंपनीज? तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा। यकीनन थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल ऑटो में सेक्टर में अगर तेजी बनती है तो सभी में कुछ ना कुछ किधर ना किधर हमें खरीदारी देखने मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑटो बैटरीज से भी ज्यादा हमें लगता है टायर स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। ओके। और कई सारे टायर स्टॉक्स में हमने देखा है कि काफी अच्छा एक रिवर्सल बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि क्रूड के दाम जैसे कि $70 के नीचे बने हुए हैं, तो वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता है हमेशा ऑटो का, टायर कंपनीज के लिए। और अगर ब्रॉडर सेक्टर अगर शायद यहाँ से अगर परफॉर्म करता है तो एंसिलरीज को हमेशा उसका बेनिफिट मिलता ही है। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि बैटरीज से भी ज्यादा अगर आपको फोकस करना है तो आप फोकस कर सकते हो ऑन टायर कंपनीज। ठीक है, तो सर टायर में अपोलो, एमआरएफ, सीएट, क्योंकि हमने देखा कि रिजल्ट्स इनके सभी के अच्छे आए थे, मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन रिजल्ट्स ने मैंने सीएट के रिजल्ट्स देखे तो वो अच्छे थे। आई थिंक अपोलो के भी इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे, उससे बेटर थे। क्या लग रहा है सर, कौन सा टायर कंपनी ज़्यादा बेटर रहेगा? तो देखिए हमेशा मैं क्या करता हूँ कि जितने भी मिड कंपनीज होते हैं या मिड साइज कंपनीज होते हैं, उनमें कई बार ऐसे होता है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच होते हैं। तो ऐसे केस में किसी स्टॉक को चुनना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखना चाहिए पर्टिकुलर सेक्टर का विद निफ्टी, पर्टिकुलर स्टॉक का विद दैट पर्टिकुलर सेक्टर, जो भी उसका इंडिविजुअल सेक्टर होगा। तो वैसे अगर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर आप निकालते हो, रिलेटिव कंपैरिजन अगर निकालते हो, तो उस केस में सबसे पहले अगर कोई एक अगर स्टॉक स्ट्रांग लगता है तो वो है सीएट। यहाँ पे हमें लगता है कि नो डाउट कि 4,000 के करीब ये स्टॉक आ चुका है, ऑल टाइम हाइज में आ चुका है, सितंबर के हाइज को इसने क्रॉस कर लिया है। जबकि निफ्टी अभी भी सितंबर हाइज के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सीएट में काफी सारे इन्फ्लोज हैं। स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, बट मैं कहूंगा कि इसमें ट्रेडिंग ना करे, बट इसमें इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल करे। कोई भी करेक्शन अगर मार्केट में आता है तो इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है सर, गर्मियाँ आ गई, लेकिन गर्मियों के शेयरों में गर्मी नहीं आई इस बार। वरुण बेवरेजेस पर हमारे कुछ दर्शक भी सवाल पूछे, विनय दलाल जी हैं जिनके पास हालांकि सस्ते रेट के शेयर पड़े हुए 475 के, लेकिन ये काउंटर सर उतना तेज़ नहीं चला। जनरली ये गर्मियों में चल जाता था, इस बार क्या हो गया? ये गर्मियों वाले शेयरों में तेज़ी क्यों नहीं आ रही? गर्मी नहीं पड़ी क्या सर ढंग से? नहीं, वैसे तो ढंग से तो गर्मी शायद मैं कहूंगा कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं कि शायद मानसून ऑन टाइम है। और अगर आप देखें तो कभी भी लॉन्ग विंटर, लॉन्ग समर, इन सब का बेनिफिट मिलता है इन सब कंपनीज को, लेकिन इस बार वो शायद प्रोजेक्शंस थोड़े कम है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस कंपनी के लिए एक बड़ा कंपटीशन अभी क्रिएट हो चुका है, और वो है कैंपा कोला। तो इसी वजह से क्या हो गया ना कि अभी इन ये पर्टिकुलर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकेगी, अपने प्रोडक्ट्स का सेल्स बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है। ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। साथ ही साथ क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में थोड़े से इनके एड एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाते हैं इन सब कंपनीज के, तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट रिजल्ट पे भी आता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इसी वजह से स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इसमें बने रहे, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया हो तो मैं कहूंगा कि ये स्टॉक इतने शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। इट विल टेक टाइम। कोई बड़ा करेक्शन बिकॉज ऑफ एनी रीजन आता है तो बिल्कुल लिया जा सकता है, बिकॉज ओवरऑल कंपनी की मैं कहूंगा कि जो हेल्थ है ओवरऑल फंडामेंटली वो काफी स्ट्रांग है।
बट बिकॉज कंपटीशन इमर्ज हुआ है तो स्टॉक थोड़ा वक्त निकालेगा। 450 470 के करीब अगर ये 470 स्पेसिफिकली मैं कहूँगा इन लेवल्स के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है। और हायर लेवल्स में मैं कहूँगा कि अगर ये स्टॉक बिकॉज ऑफ एनी रीजन 600 के करीब आता है तो उसमें कुछ पोजीशंस या कुछ इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है सर, ये मिड कैप आईटी कैसी लग रही है? डेटामेटिक्स ग्लोबल पे मैं बात करूंगा, जिसमें पिछले 5 दिन में करीब 16.5% का जंप देखने के लिए मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी मिड कैप स्फेयर है लाइक कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, केपीआईटी टेक हो गया, टेक महिंद्रा ऑफ कोर्स थोड़ा सा लार्जर कैटेगरी में चला जाता है, लेकिन कुछ लोग उसको मिड कैप और क्वालिटी मिड कैप में बोलते हैं। क्या लग रहा है सर, चूंकि अब रिवाइवल हुआ है तो अगर हमें कोई मिड कैप आईटी कंपनी पकड़नी हो, इसमें कौन सी पकड़ें? और ख़ास तौर से आपका डेटामेटिक्स ग्लोबल जहां पर कि 5 दिन में 16.5% का जंप, उसके बाद क्या व्यू रहेगा? तो देखिए मिड कैप आईटी में तो हमें काफ़ी केयरफुली काम करना पड़ेगा, काफ़ी मैं कहूँगा कि विथ लॉट ऑफ कॉशन हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बट इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसे सेक्टर में जहाँ पे बड़ी कॉशियसनेस होती है या अनसर्टनिटी होती है उसी पर्टिकुलर सेक्टर में हमें अच्छे रिटर्न्स भी देखने मिलते हैं। इस बार भी हमें यही लग रहा है कि आईटी में एक बड़ी गिरावट आई थी। कई सारे स्टॉक्स अपने वैल्यूएशंस जो बोलते हैं ना कि वैल्यूएशंस के लोअर बाउंड्री पे आ गए थे और काफ़ी अट्रैक्टिव हुए थे। लेकिन जैसे कि अभी यूएस में माहौल बना हुआ है और आईटी में एआई से रिलेटेड जो भी अभी नया एक बिजनेस इमर्ज होगा उसके बाद हमारे आईटी कंपनीज को उसमें से कितना शेयर मिलेगा उस सब के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हमारे कंपनीज ने भी ये यहाँ पे देखे तो उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो भी मैं कहूँगा कि उतना उत्साहजनक नहीं है। तो इसी वजह से हमें लग रहा है कि आईटी कंपनीज में हमें स्पेसिफिकली एक या दो स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। डेटामेटिक्स पे स्पेसिफिकली मेरा इतना कुछ बड़ा स्टडी नहीं है। टेक्निकली मैं बोल सकता हूँ कि इसने काफ़ी अच्छा रिबाउंड किया है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे कुछ एक्सपोजर को कम करने की। बट साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कोफोर्ज में हम एक लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। ये कंपनी के नंबर्स काफ़ी शानदार थे और साथ ही साथ इसके हमें लगता है कि आने वाले इनफैक्ट इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो ये कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है और इस बार भी उसके नंबर्स अच्छे थे जबकि माहौल काफ़ी खराब था ओवरऑल अर्निंग्स का। तो मुझे लगता है करंट लेवल से बिल्कुल कोफोर्ज को खरीद के चले, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करके चले। ठीक है सर, एक बड़ा पॉपुलर इस समय बिजनेस चल रहा है वो है अदानी ग्रुप का, जो कि जिनके शेयर्स काफ़ी तेज हाई बीटा चल रहे हैं और सारी जो आईबॉल्स हैं वो इन्हीं स्टॉक्स पर चल रही हैं। कभी एक एक करके एक एक दिन पर कोई भी शेयर चला जाता है और जिस दिन अच्छा चलते 5-5% तो सारे चलते हैं। बहुत सारे लोग अदानी पोर्ट पर भी क्वेरी पूछ रहे हैं, कुछ लोग अदानी पावर पर भी पूछ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, रिजल्ट्स तो आपने कैसे देखे? क्योंकि अदानी पोर्ट के आई रिमेंबर मैंने कुछ ब्रोकिंग हाउसेस के अपग्रेड्स आते हुए देखे थे आफ्टर रिजल्ट्स। अदानी ग्रीन के भी रिजल्ट्स अच्छे थे, अदानी जो एनर्जी सॉल्यूशन था उसके भी रिजल्ट्स ठीक थे, एंटरप्राइजेस के भी ठीक थे। सर ओवरऑल अदानी में आपको कोई है जो आप फोकस कर रहे हैं कि हाई बीटा है, चलो इसको एक पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, और किसको रख रहे हैं और कहाँ से दूर हो रहे हैं? तो देखिए वैसे ये ग्रुप काफ़ी रिस्क टेकिंग ग्रुप है, कई सारे अपने बिजनेसेस में वो डाइवर्सिफाइड है और जब भी डाइवर्सिफाइड रहते हैं तो नेचुरली क्या होता है कि कभी कोई बिजनेस परफॉर्म करते रहता है, कोई भी कोई बिजनेस अंडर परफॉर्म करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनका डेट स्ट्रक्चर जो होता है वो बार बार चेंज होते रहता है। साथ ही साथ थोड़ी सी न्यूज़ फ्लो भी है, तो इसी वजह से सेक्टर थोड़ा सा मैं कहूँगा ये पूरा ग्रुप थोड़ा सा एक वॉलेटाइल हो चुका है। बट इनमें भी अगर आप देखें तो इनकी जो भी 7 से 8 कंपनीज है उसमें से अगर किसी एक स्टॉक कंपनी को अगर चुनना है तो अदानी पोर्ट्स ये हमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है, इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट लग रहा है। यहाँ से अगर मार्केट में जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी दिख रही है, इसमें क्या होता है कि जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं या तो ग्रुप होता है वो भी परफॉर्म करता है, अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। तो ऐसे केस में हमें लगता है कि अदानी पोर्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट्स करके चले। 1370-1400 के करीब अभी ये स्टॉक चल रहा है। हमें लगता है कि कम से कम ये स्टॉक 1600 रुपये तक जा सकता है। और अगर मार्केट की हालत जो भी अभी जो एक जो हेल्थ है मैं कहूँगा कि जो थोड़ी सी कमज़ोर बनी हुई है, अगर स्ट्रांग बनती है
तो हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि अदानी पोर्ट्स में ये खरीदारी की पोजीशंस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अदानी पोर्ट्स यहाँ पर सर ने बताया कि 1370 से 1400 की रेंज में, अभी 1387 के करीब चल रहा है आई थिंक, और यहाँ पर अगर आप ख़रीदारी करते हैं इस रेंज में तो यहाँ से ठीक रहेगा। 1600 रुपये तक के टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। सर इस समय अगर देखें तो बैंकिंग शेयरों में चूंकि ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आर ओवर फॉर द बैंकिंग सेक्टर, कैसे रहे नतीजे फेडरल बैंक, और मैं कुछ एक मिड कैप बैंकिंग की बात करूंगा क्योंकि अक्सर हम आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब पर बात करते हैं, लेकिन ये जो शेयर होते हैं इंस्टीट्यूशंस के पोर्टफोलियो में होते हैं, आम आदमी के पोर्टफोलियो में छोटे बैंक्स पर वो ज़्यादा फोकस रखते हैं, लाइक सिटी यूनियन बैंक हो गया, डीसीबी हो गया, फेडरल हो गया, और फॉर इंस्टेंस सरकारी बैंकों में भी वो थोड़ा फोकस रखते हैं, पीएनबी, यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया। इनमें किसी का आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं पर पॉजिटिव रुझान आया, यहाँ पर अच्छे नतीजे आए? क्योंकि इस क्वार्टर में जो फोकस था वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था कि किस किस के टॉप आउट हुए हैं, कहाँ किस किस के थोड़े नीचे आए हैं और किसके थोड़े स्टेबल रहे हैं। तो फेडरल बैंक और बाकी दूसरे बैंक्स पर आपका क्या रुझान है? बिल्कुल। तो देखिए, अगर ओवरऑल बीएफएसआई सेक्टर की अगर बात करें और स्पेसिफिकली अगर बैंक्स की बात करें, तो इस बार की जो उनकी रिपोर्टिंग थी वो क्रेडिट ग्रोथ के बेसिस पे थोड़ी सी वीक रही है। ओके। और इसी वजह से क्या हुआ है कि हायर लेवल्स पे हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये सेक्टर वैसे देखा जाए तो काफी मैच्योर्ड हो चुका है, और इसी वजह से हमें कोई मल्टी रिटर्न्स इनमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। 10 to 15%, 15 to 20% सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर से। और इसी वजह से हमने देखा है कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग आती है, लेकिन स्टॉक एक रेंज के अंदर हमें ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। स्पेसिफिकली हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स में से अगर किसी एक या दो स्टॉक को चुनना है तो मैं कहूंगा कि कैनरा बैंक, इस बार के नंबर्स काफी शानदार थे, यहाँ पे तेजी बन सकती है। वैसे देखा जाए तो करंट वैल्यूएशंस को वो ऑलरेडी हिट कर चुका है फेयर वैल्यू को, लेकिन रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में तेजी बनती है। रेट कट की साइकिल को अगर और हम एग्रेसिव होते अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसमें हमें परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। स्टेट बैंक भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो लार्ज कैप साइड पे है। यूनियन बैंक, यहाँ पे भी हमें लगता है कि रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर थे ओवरऑल उसका। हमें लगता है कि ये बिजनेस का भी, ये पर्टिकुलर बैंक का भी बिजनेस और भी अच्छा होते हुए हमें नजर आएगा। तो यूनियन बैंक पे भी आप नजर रखें, या तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अगर प्राइवेट साइड में अगर किसी पर्टिकुलर छोटे बैंक को देखना है तो मुझे लगता है यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट पे ध्यान रखा जा सकता है। इसमें लगता है कि एक अच्छी अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। तो तकरीबन यहाँ पे भी 10 to 15% सॉर्ट ऑफ अपसाइड हमें नजर आती है। ठीक है सर, कुछ दर्शकों की क्वेरीज हैं फर्टिलाइज़र शेयरों को लेकर कि वो फर्टिलाइज़र शेयर्स कैसे लग रहे हैं आपको, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइज़र, क्योंकि सर मानसून का सीज़न है, सब लोग बोल रहे हैं कि मानसून इस बार अच्छा आएगा, तो फर्टिलाइज़र शेयरों में मूव आ चुका है। अब सर इस बार का मूव में एक प्रॉब्लम हो गया कि अप्रैल सेकंड वीक के बाद हमने देखा कि मार्केट में मूव आया 15 अप्रैल के बाद, तो अब सारे शेयर चल गए। अब इसमें यह पता नहीं चला कि भीड़ में कि कौन सा शेयर अपनी खासियत की वजह से चला है, उस समय सब भी में एक रिकवरी थी। अब ऐसे में ही मॉनसून की प्रेडिक्शन आ गई कि इस बार नॉर्मल रहेगा। फर्टिलाइजर शेयरों में अभी एक स्पेशल मूव बचा है जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से आना है, या अभी हो गया सब? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि फर्टिलाइजर में भी हमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, और ये सेक्टर ऐसा है ना कि जिसमें आपको काफी कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, काफी पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक अगेन सिक्लिकल सॉर्ट ऑफ सेक्टर है। एक हायर लेवल्स में बुकिंग आती है, उसके बाद कई सारे महीने हम देखते हैं कि ये स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म करता ही नहीं है। इस बार भी हमें लगता है कि एक हमने अभी एक अपवर्ड एक्टिविटी देखी है, लेकिन इसमें और हमें कंटिन्यूएशन लग रहा है। ऐसे केस में दो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। एक तो है दीपक फर्टिलाइजर, ओके। जो 1360-70 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है एज कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइजर कंपनीज। और यहाँ से हमें लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करके चलते हो तो आने वाले कुछ महीनों में इसमें भी अच्छा रिटर्न हमें देखने मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इवेंचुअली मैंने देखा है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर ही लेता है बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में। और दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है जीएसएफसी,
जीएसएफसी अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 203-4 के करीब। बट जब भी तेजी बनती है तो ये स्टॉक 235-40 तक तो कम से कम आता है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है और अपसाइड ओपन है। तो 240 तक के टारगेट्स इसमें भी नजर आते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं नरेश शर्मा जी, वो बोल रहे हैं कि सर डिफेंस सेक्टर पर भी पूछ लीजिए श्रीकांत सर से कि डिफेंस सेक्टर में क्या करें। वैसे तो मैं इस पर क्वेरी ले चुका हूँ अविनाश सर से भी, अब श्रीकांत सर से पूछ लीजिए कि इसमें क्या करना है। सर डिफेंस शेयरों में जो ये टेंशनबाजी हुई भारत पाकिस्तान की, उसके बाद एक अच्छा हमने सर्ज आते हुए देखा। और ये ऐसा नहीं कि इंडिया की ही कंपनियों में आ रहा था, इवन चाइना की डिफेंस कंपनी काफ़ी अच्छी चली है, जिसने कि वो F-10 जो इंजन जो प्लेन थे जो पाकिस्तान को दिए। राफेल के शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई क्योंकि मार्केट में ये र्यूमर थी कि राफेल उन्होंने 1 या 5 गिरा दिए, वो उस पर पुष्टि तो अभी तक हमारी तरफ से कुछ नहीं आई है। लेकिन इस तरह की खबरें रहीं तो राफेल का शेयर पेरिस में गिर गया, चीन का शेयर भाग गया और हमारी सारी डिफेंस कंपनियां ऊपर आ गई कि इन सभी को ऑर्डर मिलेंगे। आपका व्यू क्या है सर, कौन चलेगा कौन गिरेगा इनमें से? बिल्कुल। तो देखिए डिफेंस तो काफी लाइमलाइट में आया है और इनफैक्ट इसके पहले भी लाइमलाइट में था। बट हमने जून से जुलाई से एक बड़ा करेक्शन भी देखा। कई सारे स्टॉक्स तो इनफैक्ट अपने हाई से आधे हो गए थे। और जब इतने बड़े करेक्शन के बाद जब इसमें वापस तेजी लौटी है और इन्होंने अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस किया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, जैसे कि भारत डायनामिक्स हुआ या माझगांव डॉक है या इवन आई कैन से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली स्मार्ट इन्वेस्टर की एंट्री बनी है या तो हुई है वापस से, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया है, इसी वजह से स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस किया है। बट साथ ही साथ मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये सभी स्टॉक फंडामेंटली अगर देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे, यानी इनमें जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो 20 से 30% की भी हो सकती है। तो शायद अगर आपने आज बीडीएल पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल 1800 में ले लिया, तो ये स्टॉक आपको 1500 रुपया दिख सकता है। तो ये एक मैं कहूँगा कि आप में एपेटाइट होना चाहिए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने का। बट अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, एग्जीक्यूशन भी टाइम पे रहेगा ही, क्योंकि सभी कंट्रीज को मुझे लगता है कि ग्लोबली अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा के उसे अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमें लगता है कि बिल्कुल आप कुछ एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करके चलें या तो कई कई बार मैंने देखा कि इनके ईटीएफ्स मौजूद है मार्केट में। आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिल सकता है, क्योंकि इंडिविजुअली किसी एक स्टॉक को पकड़ना वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इन 6-7 कंपनीज में से किसी एक या दो कंपनीज को चुनना है तो मैं कहूंगा कि देखिए मुझे भारत डायनामिक्स अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल पैटर्न। यहाँ पे हमें लगता है कि और तेजी बनेगी, और साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी फंडामेंटली एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इसमें भी आप आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डिफेंस की सर ने 2 कंपनियां भी बता दी, और जो लोग पूरे डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डिफेंस ईटीएफ्स में के थ्रू इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर कुछ थीम जो कि मिड कैप कैटेगरी में, चूंकि हमने देखा कि रिजल्ट्स इस बार कुछ कंपनीज के अच्छे भी आए, लेकिन इस बार हो क्या रहा था कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, वहाँ से तोप मिसाइलें चल रही थी, तो इम्पैक्ट ही नहीं आ पा रहा था शेयर्स पर। वो डर के वजह से, चाहे रिजल्ट किसी ने अच्छे भी दिए हो, वो पिट गया उस दिन, क्योंकि पूरा वो जो 8-10 दिन का जो फेज था मई का फर्स्ट वीक, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है। सर अप्रैल के फर्स्ट वीक में 9 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ वाला वो पूरा लेकर आ गए थे, तो 15 अप्रैल तक हमने चैलेंजेस फेस किए। फिर मई के फर्स्ट वीक में हमारे साथ ये भारत पाकिस्तान जुड़ गया। तो ये जो पहले 10-15 दिन होते हैं उसमें जो भी एक्टिविटी पॉजिटिव भी हो रही होती है वो सब न्यूट्रल हो जाती है। कोई ऐसे शेयर्स जो कि आपने देखा हो कि मिड कैप कैटेगरी के थे, अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए, अच्छा आउटलुक था, लेकिन चल नहीं पाए ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉट एवर दिस टैरिफ टेंशन, कोई ऐसे स्टॉक्स बता दीजिए सर। तो देखिए अगर स्पेसिफिकली हम तो वैसे देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनीज को ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्योंकि मिड कैप कंपनीज में हमने देखा है कि 90-95% स्टॉक्स जो होते हैं वो अपने वैल्यूएशंस को क्रॉस करके उसके
ऊपर ही ट्रेड करते रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि साहजिक है कि जो अपना रेटिंग होता है वो या तो रिड्यूस का होता है या तो सेल का होता है बेस्ड ऑन देयर वैल्यूएशंस। बट अगर हम कुछ तीन चार कंपनीज के अगर अर्निंग्स के ऊपर अगर फोकस करके अगर उनमें से अगर किसी एक दो कंपनीज के ऊपर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर लालपैथ लैब के नंबर्स वैसे काफ़ी अच्छे थे और ओके। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। तकरीबन ट्रेड कर रहा है ये अभी कुछ 2780 2800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे एक तेजी बन सकती है और अगर ये तेजी बनेगी तो ये स्टॉक 3200 रुपये तक जा सकता है। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी हमें लगता है कि मोमेंटम बन सकता है तेजी का। और यहाँ पे हमें एनएच काफी अच्छा लग रहा है, 1790 1800 के करीब ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि का नजरिया तो बिल्कुल इसमें आप बने रहे। इंडियन होटल्स इसके भी नंबर्स काफी अच्छे थे लेकिन चूंकि इंडिया पाक जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इसमें कुछ हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट फॉर 770 65 के करीब इसे खरीदे। लंबी अवधि का नजरिया रखें, कम से कम 1000 के टारगेट्स हमें इसमें भी नजर आते हैं। और फाइनली अगर कुछ बैंक्स की अगर बात करूं तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि आईडीएफसी फर्स्ट ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम हमारे खरीदारी के लिस्ट में रख सकते हैं। सर तो आईडीएफसी फर्स्ट को कितने अपसाइड के लिए देख सकते हैं? आईडीएफसी फर्स्ट हमें लगता है कि 77 से लेकर 80 रुपए तक के टारगेट्स नजर आते हैं, तो 10 से 12% की तेजी हमें लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट में भी बन सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो एनपीए का जो साइकिल होता है वो साइकिल में हमें लगता है कि एक बड़ी सुधार आ सकता है, क्योंकि क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो है वो लगातार कम होते जा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उसका बेनिफिट ऐसे स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को या बैंक्स को काफी बड़ा मिलता है। तो इसी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट पे हम स्पेसिफिकली बुलिश है।